कहानी की शुरुआत होती है एक फैमिली को दिखाते हुए जो अपनी क्रिसमस की छुट्टियां मनाने के लिए थाईलैंड जा रही होती है। फैमिली में हेड नाम हेनरी, उनकी वाइफ मारिया और 3 बच्चे थे। वो लोग इस वक्त प्लेन में थे। हेनरी की वाइफ को प्लेन का सफर पसंद नहीं था। उसे डर लग रहा था कि इसलिए उसका बेटा उसका मजाक बनाता है। पर अब ये लोग थाईलैंड पहुंचकर वहां की सबसे खूबसूरत होटल में जाते हैं, जहां वो फैमिलीज आकर रुकती हैं और सैर करने आया करती हैं। उनके सामने बहुत ही खूबसूरत समंदर होता है और वहाँ का नज़ारा काफ़ी दिलकश लग रहा था। अब अगले दिन क्रिसमस था, इसलिए हेनरी ने पहले से ही अपने बच्चों के लिए क्रिसमस की गिफ्ट लेकर रख दी थी। फिर अगली सुबह जब वो गिफ्ट बच्चों को देता है तो उन्हें वो काफ़ी पसंद आती है। सभी खुश होते हैं। उसके बाद यह पूरी फैमिली समंदर किनारे जाती है और ये सब समंदर में जाते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं। इन्हें काफ़ी मज़ा आ रहा था। इसके बाद इन्हें यहाँ रहते हुए 2 दिन गुजर चुके थे। फिर तीसरे दिन हेनरी को उसके ऑफिस से कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि ऑफिस से किसी एक एम्प्लॉय को निकाला जा रहा है और उसका नाम बहुत जल्दी बता दिया जाएगा। यह सुनकर उसे काफ़ी फिक्र होने लगती है। इस बारे में वो मारिया को भी बताता है, जो सुनकर वो कहती है कि हमें वापस चलना चाहिए, जिस पर हेनरी कहता है कि हम छुट्टियां मनाने आए हैं, हमारे बच्चे भी काफ़ी खुश हैं और हम इस ट्रिप को बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। उसके बाद वो अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए चला जाता है। फिर वो आसमान में देखता है कि वे सारे पंछी एक साथ हवा में उड़कर कहीं दूर की तरफ जा रहे होते हैं। ज़मीन भी अचानक एकदम से कांपने लगती है, जो देख के वो लोग समझ जाते हैं कि ज़रूर कोई गड़बड़ है और कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम जिस मूवी की कहानी जानने वाले हैं वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस मूवी का नाम है द इम्पॉसिबल, जो साल 2012 में रिलीज़ हुई थी, जो कि एक ड्रामा थ्रिलर मूवी है। और फिर अगले ही पल समंदर में से बहुत बड़ी लहर आती है, जो सब कुछ तबाह करती हुई तेजी से आगे बढ़ रही थी और पूरी जगह को उसने अपने लपेट में ले लिया था। साथ ही बहुत सारे लोगों को वो अपने साथ बहाकर ले गई। हर तरफ पानी ही पानी और तबाही होती हुई नजर आती है। दरअसल ये सुनामी थी। उसके बाद हम मारिया को देखते हैं, जो पेड़ से लिपट कर खड़ी थी ताकि वह पानी के बहाव से बच सके। वो अपनी फैमिली को आसपास देख रही थी, उन्हें आवाज़ें लगा रही थी, मगर वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं देते। हर तरफ बस पानी ही पानी था, जो सामने और लोगों को अपने साथ बहाकर ले जा रहा था। फिर भी अचानक उसे अपना बेटा ल्यूकस दिख जाता है, जो कि तेज़ी से तैरकर अपने बेटे की तरफ जाने लगती है। मगर जैसे दोनों करीब आकर एक दूसरे का हाथ पकड़ने लगते हैं, वैसे ही लहर एक और बार आती है और बहाकर दोनों को साथ ले जाती है, जिससे वे दोनों अलग अलग हो गए थे। लेकिन उन दोनों की किस्मत एक बार फिर उनका साथ देती है और वो दोनों एक दूसरे को फिर से देख चुके थे। उसकी मॉम पौधों के ढेर के पास पड़ी थी, जिसके पास वाली कमरे से वो लिपटा हुआ था। जिसके बाद ल्यूकस अपनी मॉम के पास जाता है। दोनों माँ बेटे एक दूसरे को देखकर काफ़ी खुश हो गए थे। मारिया उसे गले से लगाकर काफ़ी रोने लगती है और फिर वे धीरे धीरे पानी के साथ आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और ऐसी एक जगह पर आके रुक जाते हैं जहाँ पानी कम था। अब यहीं हमें पता चलता है कि मारिया का पाँव काफ़ी जख्मी है और उस पर गहरा कट हुआ है, जिससे तेज़ी से खून निकल रहा था। मगर वो इस बारे में अपने बेटे ल्यूकस को नहीं बताती, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा उदास और परेशान हो जाए। अब तभी ल्यूकस को एक बच्ची के रोने की आवाज़ आती है। उसे जैसे ही बचाने के लिए वो जाने लगता है, उसकी माँ उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम मत जाओ मेरी जान, मैं पहले ही अपने हस्बैंड और 2 बच्चों को खो चुकी हूँ। मैं नहीं चाहती कि अब मैं तुम्हें भी खो दूँ। जिस पर वो कहता है कि मॉम, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं उसे बचाकर ले आऊँगा। वो कितना छोटा सा बच्चा है, मुझे तरस आ रहा है और उस पर वैसे ही हमें ज़रूरतमंद हर इंसान की मदद करनी चाहिए। जिसके बाद वो उस बच्ची को बचा लेता है और झाड़ियों के नीचे पेड़ पर रो रही होती है। उसे अपनी पीठ पर बिठाकर ल्यूकस वहां से जाने लगता है। उसकी मॉम भी उसके पीछे ही होती है। ल्यूकस उस छोटी सी बच्ची को एक पेड़ पर चढ़ा देता है और वो अपनी मॉम को भी ऊपर चढ़ाने की कोशिश करता है, मगर उससे चढ़ा नहीं जा रहा था, क्योंकि उसके पैर में चोट थी जो काफ़ी दर्द दे रही थी। उससे खून भी निकल रहा था, जो उसे ऊपर चढ़ने में मसला हो रहा था। मगर ल्यूकस उसे काफ़ी हिम्मत दिखाते हुए कैसे भी करके अपनी माँ को ऊपर चढ़ा ही देता है और तभी तीनों पेड़ पर बैठकर रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करने लगते हैं, जो इन लोगों को आकर बचा लेंगे।
अब हम आसपास का नज़ारा देखते हैं जो बहुत ही भयानक लग रहा था, क्योंकि हर तरफ तबाही ही हो गई होती है। और अगर कुछ वक्त की बात, इधर पास के गांव वाले लोग आ जाते हैं और इन लोगों को देख चुके थे, इसलिए इन्हें अपने साथ ले जाने लगते हैं। ल्यूकस की मॉम काफ़ी जख्मी थी, तो ये लोग उसे उठाकर अपनी गाड़ी में डालकर यहाँ से ले जाते हैं। फिर जब ये लोग हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो दिखाया जाता है कि यहाँ और भी बहुत सारे लोग हैं जो सब के सब जख्मी हैं, और यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी, क्योंकि पूरा अस्पताल ही भरा हुआ था। टीवी पर भी यही खबरें चल रही थी कि समंदर में सुनामी आई है और इसने हर तरफ तबाही मचा दी है और ना जाने कितने लोगों को अपना शिकार बना लिया है। मारिया को काफ़ी दर्द हो रहा होता है, इसलिए वो ल्यूकस को कहती है कि बेटा, मुझे दर्द की दवाई ढूंढ कर दो, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। ल्यूकस स्टोर में दर्द की दवाई ढूंढता है मगर उसे नहीं मिलती, और फिर तभी इधर एक डॉक्टर आता है जो सबसे पहले उसे दर्द का इंजेक्शन लगाता है और फिर उसके बाद उसकी टांग साफ करके मरहम पट्टी कर देता है। उसके बाद मारिया को बाकी मरीजों के साथ दिखाया जाता है, मगर अभी भी उसकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं होती। उसे तभी अचानक से उल्टी हो जाती है, क्योंकि दरअसल जो पानी उसे बहाकर ले गया था, अब उसके पेट में पानी के साथ साथ गंदगी भी चली गई थी, इसलिए उसे उल्टी हो गई। तभी इधर एक आदमी आता है जो काफ़ी घबराया और परेशान था, क्योंकि वो इधर अपनी फैमिली को ढूंढ रहा था। मारिया ल्यूकस को कहती है कि जाओ बेटा, उन्हें उनकी मदद करनी चाहिए। तब ल्यूकस उसके पास जाता है और वो उसे अपनी फैमिली की तस्वीर दिखाकर उनके बारे में पूछता है। यहाँ उसे एहसास होता है कि मेरे साथ साथ यहाँ पर सबकी फैमिली उनसे बिछड़ गई है, तो वो फैसला करता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं मैं उन सब की मदद करूँगा और उनकी फैमिलीज़ को दोबारा मिलवाऊँगा। वो इसलिए यहाँ पर जितने भी मरीज थे उन सब का नाम, पता और वो किस मुल्क से आए हैं ये एक कागज़ पर लिख लेता है। यहाँ पर ल्यूकस को एक ज़ख्मी बच्चा भी मिलता है जो बिल्कुल अकेला था और वो अपनी फैमिली को ढूंढ रहा था, और ये बच्चा उसी आदमी का था जिसने अभी अभी ल्यूकस से मदद मांगी थी। तो वो उस बच्चे को उसके डैड से मिलवा देता है और दोनों बाप बेटे एक दूसरे से मिलकर काफ़ी खुश हो जाते हैं और गले लगकर रो रहे होते हैं। वह दोनों ऐसे मिलते हैं जैसे कि वह अपने डैड को भी याद करने लगता है। उसके बाद ल्यूकस उस जगह पर जाता है जहां उसकी मॉम को रखा गया था, मगर यहां आकर वो देखता है कि उसकी मॉम इधर नहीं है, बल्कि उनकी जगह बेड पर अब एक दूसरी मरीज लेटी हुई है। इस बात से वो बेचारा काफ़ी परेशान हो जाता है, इसलिए रोने लगता है, क्योंकि एक पल के लिए वो गुम ही हो गया था। उसके साथ सिर्फ उसकी मॉम ही थी जो अब यहाँ नहीं थी। उसे रोता हुआ देखकर एक नर्स उसके पास आती है। जब ल्यूकस उन्हें बताता है कि मेरी मॉम पहले इस बेड पर थी, पर अब वो यहाँ क्यों नहीं है। इसके बाद नर्स उसे एक दूसरे वार्ड में ले जाती है जहाँ और भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, और ये सब वही बच्चे थे जिनके माँ बाप नहीं मिल पा रहे थे। नर्स लोगों से पूछती है, क्या तुमने किसी रिश्तेदार का नाम और नंबर जानते हो जिसे हम बात कर सकें और यहाँ बुला सकें? वो तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। ये सुनकर ल्यूकस मासूमियत से जवाब देता है कि हाँ, मैं अपने दादाजी का नाम तो जानता हूँ, मगर मैं उनका नंबर भूल गया हूँ। जो सुनकर नर्स उससे शर्ट पर एक स्टिकर लगाकर चली जाती है जिस पर एक नंबर था। यहाँ बाकी बच्चों की शर्ट पर भी इसी कॉलर के स्टिकर लगाए जाते हैं जिस पर अलग अलग नंबर होते हैं। यहाँ पर ल्यूकस काफ़ी परेशान नज़र आ रहा था, इसलिए वो रोने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि मेरी मॉम ज़रूर मर गई हैं, तभी वो मुझे यहाँ पर ले आए हैं, शायद उन्हें दफना दिया गया होगा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन कभी मिस नहीं होगी। अब हम उस होटल का सीन देखते हैं जहां लोग ल्यूकस के डैड हेनरी अपनी फैमिली के साथ रुके थे। यहाँ वो बहुत ही तबाही का हाल दिखाया जाता है, सब कुछ बर्बाद होकर वहाँ पड़ा हुआ था। हम ल्यूकस के डैड को भी देखते हैं जो मरे नहीं थे बल्कि अभी जिंदा थे, वो बस काफ़ी ज़ख्मी हो गए थे। वो उठते हैं और आसपास अपनी फैमिली को ढूंढने लगते हैं। वो उन्हें आवाज़ें भी लगाते हैं, मगर जाहिर है कि इधर कोई नहीं था, तो लोग आगे से उन्हें कोई जवाब नहीं आता है। इधर अब हेलीकॉप्टर भी आने लगते हैं जिन लोगों को बचाकर वहां से ले जा रहे होते हैं, मगर हेनरी यहाँ से जाना नहीं चाहता, क्योंकि वो कैसे भी करके अपनी फैमिली को ढूंढना चाहता है, उनके बगैर वहां से नहीं जाना चाहता। अपने फैमिली को ढूंढते हुए हेनरी होटल के उसी कमरे में जाता है जहाँ वो रुका था, और वो काफ़ी ज़ख्मी था, तो किसी चीज़ से टकरा कर वो नीचे गिर जाता है।
लेटे लेटे वो दोबारा अपनी फैमिली को आवाज़ लगाता है। तभी ऊपर टूटी छत से उनकी दोनों बच्चे उसे देखने लगते हैं जो अभी भी जिंदा थी, और तभी तीनों बाप बेटे तो आखिरकार मिल ही जाते हैं। बच्चे जल्दी से अपने डैडी के पास आते हैं। हेनरी उनसे कहता है कि मेरे बच्चों, तुम हेलीकॉप्टर के साथ चले जाओ, मैं तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई ल्यूकस को लेकर बाद में आ जाऊंगा। जिस पर छोटा बेटा बड़ी मासूमियत से कहता है कि पापा नहीं, मुझे आपके साथ रहना है और मुझे नहीं जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। मगर हेनरी उन्हें समझाता है और वहाँ से भेज देता है, जिसके बाद वो अपने बेटे ल्यूकस और अपनी वाइफ को ढूंढना शुरू कर देता है। उन्हें ढूंढते ढूंढते रात हो गई थी, मगर अब तक वाइफ और बेटे का कोई अता पता नहीं था। वो बेचारा काफ़ी जख्मी था और तभी वो सड़क पर जाता है तो अचानक उसके सामने एक गाड़ी आ जाती है और वो लोग ये देखते हैं कि हेनरी काफ़ी जख्मी है और उसका खून बह रहा है। तो वे फ़ौरन उसे एक कैंप में ले जाते हैं जहाँ जख्मी लोगों का इलाज किया जाता है। यहाँ उसे एक आदमी मिलता है जो मायूस होकर बैठा हुआ था क्योंकि उसकी भी फैमिली खो चुकी थी। वो बताता है कि मेरी पूरी फैमिली उस समंदर पर गई थी जबकि मैं होटल में था, और जब सुनामी आई तो उसके बाद वो मुझे नहीं मिले। तब यहाँ हेनरी भी बताता है कि मेरी वाइफ और बेटा भी लापता हैं, मैं उन्हें ही ढूंढ रहा हूँ, मगर मैं नहीं जानता कि वो जिंदा भी हैं या नहीं। यहाँ पर दरअसल सारे लोग वही थे जिनकी फैमिली उनसे अलग हो गई थी, और सुनामी से काफ़ी खतरनाक इस वजह से किसी भी तरह से ये लोग पता नहीं था कि उनकी फैमिलियाँ अभी भी जिंदा हैं या नहीं। बेचारे मुंह लटकाए हुए अपनी फैमिलीज को याद कर रहे थे। उनके चेहरे दर्द से साफ नजर आ रहे थे। हेनरी के सामने वाला जो लड़का कहता है कि मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं है, मैंने उनकी बैटरी बचा रखी है ताकि अगर मेरी फैमिली ज़िंदा हो तो मुझे कॉल करने की कोशिश करे और मैं उन तक पहुंच जाऊं। तब हेनरी उससे फ़ोन लेता है और अपने डैड को कॉल करने में बताता है कि सुनामी में मेरी वाइफ और ल्यूकस कहीं खो गए हैं, मैं उन्हें ढूंढने आया हूँ, वो मिल नहीं रहे। 2 बच्चे तो मिल गए हैं जो टीम के साथ, मगर मारिया और ल्यूकस के लिए बगैर मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, उन्हें ढूंढ कर ही रहूंगा और सबको घर वापस ज़रूर लाऊंगा। ये बातें करते करते वो जज्बाती हो जाता है और इसलिए फूट फूट कर रोने लगता है। तो वो उसके पास वाला लड़का उसे संभालता है। अब कुछ देर आराम करने के बाद हेनरी उस आदमी के साथ निकल जाता है जिसने उसे मोबाइल दिया था ताकि वो उसकी फैमिली और अपनी वाइफ और बेटे को ढूंढ सके। हम अब ल्यूकस को देखते हैं जिसके पास नर्स आती है और उसे कुछ सामान दिखाती है ताकि वो पहचान सके कि कौन सी चीज़ उसके फैमिली की है, मगर जो सामान को वह देखता है वह उसकी फैमिली के किसी का भी नहीं होता है। अब उसके एक कमरे में ले जाया जाता है जहां और कोई नहीं बल्कि उसकी मॉम थी, जो मरी नहीं थी बल्कि अभी जिंदा थी। ल्यूकस अब अपनी मॉम को देखता है और उसकी जान में जान आती है और वो फ़ौरन अपनी मॉम से लिपट जाता है, मगर उसकी मॉम की हालत ठीक नहीं थी बल्कि पहले से भी काफ़ी ख़राब थी। उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। ल्यूकस अपनी मॉम के पास बैठ जाता है और उनका हाथ पकड़ के कहता है कि आप मुझसे वादा करो कि आप मुझे कभी भी अकेला छोड़ के नहीं जाओगे। और अब ल्यूकस बताया जाता है कि असल में तुम्हारी मॉम को सर्जरी की ज़रूरत थी, इसलिए हम उन्हें वहाँ से निकाल कर यहाँ ले आए, मगर गलती से रिपोर्ट बदल हो गई, इसलिए हम तुम्हारी मॉम के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता पाए और अब तुम्हारी मॉम को एक सर्जरी की ज़रूरत है, इसके बाद वो शायद बिल्कुल ठीक हो जाए। उधर हेनरी और उसके साथ वाला आदमी लगातार अपनी फैमिली को ढूंढ रहे होते हैं। यह एक एक करके हर एक हॉस्पिटल और हर एक कैंप में जाते हैं जहां लोगों को रखा गया है, मगर कहीं भी उन्हें अपनी फैमिलीज़ नहीं मिलती हैं। जब हेनरी हॉस्पिटल में पहुंचता है तो उसकी वाइफ और उसका बेटा ल्यूकस है। ल्यूकस की मॉम उसे कहती है कि बेटा जाओ और मेरे लिए पानी लेकर आओ और मुझे बहुत प्यास लगी है। तभी ल्यूकस मॉम के लिए पानी लेने बाहर जाता है जहां उसके डैड भी हैं। अभी दोनों एक दूसरे के आसपास ही थे मगर बदकिस्मती से देख ही नहीं पाते। इसके बाद हेनरी उस जगह पर भी आता है जहां उसकी वाइफ है, मगर क्योंकि वो पर्दों के पीछे थी इसलिए वो उसे देख नहीं पाता। अब उन्हें लगता है कि मेरी फैमिली इधर नहीं है, इसलिए हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगते हैं और फिर तभी ल्यूकस जो ऊपर खड़ा पानी ले रहा था अपने डैड को पीछे से देखकर पहचान लेता है। उन्हें देखकर वह फौरन भागने लगता है और उनके पास जाने के लिए, मगर तभी उनकी डैड भीड़ में कहीं खो जाते हैं। दरअसल यहाँ लोगों का काफ़ी बड़ा सा हजूम था। अब ल्यूकस अपने डैड को हर जगह ढूंढने लगता है मगर वो कहीं नहीं मिलते।
तभी इधर बच्चों का ट्रक भी आ जाता है जिन्हें बचाकर लाया गया था, जिसमें ल्यूकस के दोनों भाई भी थे। वो दोनों बच्चे जल्दी से ट्रक से नीचे उतरते हैं। ल्यूकस उनके पीछे से गुजर जाता है मगर एक दूसरे को वो नहीं देख पाते। अब क्योंकि उनकी फैमिली उन्हें नहीं मिलती, इसलिए ल्यूकस के दोनों भाई दोबारा से ट्रक में बैठ जाते हैं, जबकि हेनरी भी अपनी ट्रक में बैठने लगता है। अब ये पूरी फैमिली एक दूसरे के करीब आसपास ही थी, मगर फिर भी वे एक दूसरे को देख नहीं पाते। इतना ढूंढने पर भी जब उसके डैड उसे नहीं मिलते, तब ल्यूकस जोर से अपने डैड को आवाज़ लगाता है और ये आवाज़ उसके दोनों भाई सुन लेते हैं। वो ल्यूकस को भी देख चुके थे, इसलिए वो ट्रक से उतरकर अपने भाई के पास आने लगते हैं। तीनों भाई एक दूसरे के गले लग जाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। फिर तभी ये लोग देखते हैं कि सामने से उनके डैड भी आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी उन्हें देख लिया था। अब क्योंकि वे लोग मिल चुके थे तो वह काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। अब यहाँ वो आदमी जो हेनरी के साथ था, वो अपनी फैमिली को ढूंढ रहा था। वो ट्रक ड्राइवर से कहता है कि अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि हेनरी को अब अपने साथ नहीं ले जा रहे, क्योंकि उसे उसकी फैमिली मिल चुकी है। अब इसके बाद वे लोग मारिया के पास जाते हैं। उसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है और उसे मिलते हैं। तब मारिया उन्हें बताती है कि मेरी हालत बहुत ही ख़राब है और अब मैं शायद बच नहीं पाऊंगी। तब हेनरी उसे तसल्ली देता है और कहता है कि हिम्मत मत हारो, तुम ज़रूर बचोगी। हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे और हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक खुशहाल फैमिली की तरह। यह बातें करते करते वह दोनों काफ़ी जज्बाती हो गए, इसलिए उनकी आंखें भर आती हैं। अब इसके बाद उन्हें सर्जरी के लिए ले जाया जाता है। वहाँ एक और औरत भी थी जिसकी अभी अभी सर्जरी हुई थी और वो उनसे कहती है कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने अपनी पूरी ताकत का एक आखिरी बार इस्तेमाल करना है ताकि मैं अपनी फैमिली को ढूंढ सकूँ, और आप भी हिम्मत मत हारना, सर्जरी ठीक से ही हो जाएगी। इसके कुछ ही देर बाद ल्यूकस भी अपनी मॉम की सर्जरी शुरू होने के लिए वहाँ से निकल जाता है। उस दौरान उन्हें वो वक्त याद आता है जब सुनामी आई थी। वो सोच रहे थे कि इतनी तबाही आ गई है और हम कुछ भी नहीं कर सके, क्योंकि ये सच है कि इंसान कुदरत के आगे बहुत ही कमज़ोर और बेबस है। यहाँ एक तरफ उनकी सर्जरी हो रही थी तो उधर बाहर उनकी फैमिली उनके लिए दुआ कर रही थी। फिर पूरी रात ऐसे ही बीत जाती है और फिर अगली सुबह हेनरी अपने बच्चों के पास आकर बताता है कि तुम्हारी मॉम की सर्जरी कामयाब रही, वो अब पूरी तरह से ठीक है और अब हम बहुत जल्द अपने घर पहुंच जाएंगे। अब अगली सुबह एक आदमी यहाँ आता है। वो पूरी फैमिली को अपने साथ ले जाने आया था। वो लोग प्लेन में बैठ जाते हैं और यहाँ तभी ल्यूकस अपनी मॉम के पास जाता है और कहता है कि मेरी प्यारी मॉम, मैं आपके साथ रहूँगा जैसे आप मेरे साथ थी। हम लोग कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। और यहाँ याद है आपको वो बच्चा जिसे हमने सबसे पहले बचाया था, वह अब उसकी फैमिली से मिल चुकी है। ये सुनकर मारिया कहती है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा और बहादुर है, मुझे तुम पर गर्व है और मुझे यकीन है कि आने वाले समय में हम सब मिलकर यहाँ रहेंगे। और यह कहकर वो ल्यूकस को गले से लगा लेती है और जज्बाती होकर रोने लगती है। फिर वो प्लेन से बाहर का बुरा हाल देखते हुए, क्योंकि हर तरफ तबाही मची हुई थी, सब कुछ तहस नहस हो गया था। यहाँ हेनरी उस आदमी के लिए भी दुआ कर रहा होता है कि उसे अपनी फैमिली जल्द ही मिल जाए, जिसने हेनरी को फैमिली को ढूंढने में उसकी मदद की थी और उसे अपना मोबाइल फ़ोन दिया था, क्योंकि अभी तक उस बेचारे को अपनी फैमिली नहीं मिल पाती है। अब जैसे ही इस पूरी फैमिली की हिम्मत ने, इनकी अच्छाई और एक दूसरे के प्यार ने उन्हें मिला दिया, वैसे ही ये लोग चाह रहे थे कि सबको उनकी फैमिली मिल जाए, क्योंकि हर कोई अपनी फैमिली से प्यार करता है और किसी भी कीमत पर उन्हें खोना नहीं चाहता। जिससे हम ये समझ पाते हैं कि फैमिली आपके लिए कितनी ज़रूरी होती है और बगैर उनके आपका कोई वजूद नहीं होता, अहमियत नहीं होती। और साथ ही अपने अंदर एक दूसरे के लिए अच्छाई और अपनापन भी होना चाहिए। आपको हर वक्त खड़े होकर रहना चाहिए और यह सारी सीख हमें इस कहानी से मिलती है। ये एक सच्ची कहानी है जिसका हादसा 2004 में हुआ था। दरअसल जिस दिन सुनामी आई थी तब तकरीबन 3 लाख लोग मारे गए थे। ये दुनिया की इतनी बड़ी तबाही थी कि इंसान इससे उलझ गए थे
और इंसान चाहे तो भी कितना बड़ा हो और ताकतवर क्यों न बन जाए, कुदरत के सामने वो छोटा और कमज़ोर ही है। इसलिए कुदरत के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में कभी सोचना नहीं चाहिए, मतलब अपने हिसाब से उसे बदलना नहीं चाहिए। भगवान ने सबको जैसा बनाया है उसे वैसा ही कबूल करके उसके साथ रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम कुदरत के साथ छेड़छाड़ करेंगे और भगवान की दी हुई चीज़ों को ऐसे कबूल नहीं करेंगे तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। आपको ये वीडियो और फिल्म की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। तब तक के लिए बाय बाय।